नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कुकुरमुत्ता कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुकुरमुत्ता, जिसे अंग्रेजी में मशरूम तथा हिंदी में छत्रक भी कहते हैं, यह एक बहुत ही लंबी कविता है। यह कविता एक लोक कथा पर आधारित कविता है, इसलिए इस कविता को मैंने 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैं कुकुरमुत्ता भाग 1 का कथानक प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 वीडियो में मैं कुकुरमुत्ता भाग 2 का कथानक तथा उसकी सारगर्भित आलोचना को प्रस्तुत करना चाहता हूं। भिक्षुक कविता पर वीडियो बनाते वक्त मैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य साहित्यिक परिचय दे चुका हूं। अतः विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। तो आइए अब मैं आपके समक्ष छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कुकुरमुत्ता कविता यानी प्रथम भाग की कथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से एक हैं। ये इस युग के एक प्रबल स्तंभ हैं। सच पूछा जाए तो ये इस युग के बहुमुखी प्रतिभाशाली कवियों में सबसे अधिक विद्रोही, सर्वाधिक उदात्त, जनजीवन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील तथा एक जागरूक क्रांतिकारी कवि हैं। इनके काव्य में आधुनिक चेतना के विद्रोही स्वरों की सबसे अधिक और सर्वाधिक समर्थ अभिव्यक्ति हुई है। इनकी कविताओं में जहां एक ओर दीनहीनों, उपेक्षितों, अबलाओं, विधवाओं, शोषितों, पीड़ितों, दलितों के प्रति प्रगाढ़ सहानुभूति दिखलाई पड़ती है, वहीं दूसरी ओर समाज के शोषक वर्गों तथा सामाजिक कुरीतियों पर तीखा व्यंग्य दिखलाई पड़ता है। एक ओर इनकी कविताओं में भारतीय सभ्यता संस्कृति का गौरवगान, राष्ट्र प्रेम तथा जीवन के यथार्थ चित्र दिखलाई पड़ते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भक्ति और दार्शनिक विचारों से ओतप्रोत भाव भी मिलते हैं। कुकुरमुत्ता इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक प्रगतिवादी भावनाओं से ओतप्रोत कविता है। यह एक व्यंग्य प्रधान कविता है। इस कविता की रचना इन्होंने सन 1941 ईस्वी में की थी। इसका पहला संस्करण सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, परंतु यह कविता संशोधित रूप में स्वतंत्र रूप से सन 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर समाज में व्याप्त पूंजीवादी व्यवस्था, आर्थिक व सामाजिक असमानता या वैषम्य पर तीखा व्यंग्य किया है तथा इसका विरोध किया है, वहीं दूसरी ओर समाज में रहने वाले सर्वहारा वर्ग, दीनहीनों, उपेक्षितों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों के प्रति प्रगाढ़ सहानुभूति दिखलाई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने पाठकों के हृदय में ऐसे लोगों के प्रति प्रेम और संवेदना को जगाने का प्रयास किया है। कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग का प्रतीक है और गुलाब पूंजीपति एवं अधिकारी वर्ग का प्रतीक है। इस कविता में इस भाग में कवि ने कुकुरमुत्ता जैसे सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग
के महत्व को बतलाते हुए गुलाब जैसे पूंजीपति एवं अधिकारी वर्ग शोषक का प्रतीक बतलाते हुए फटकारा है। अर्थात इस लंबी कविता में कवि ने कुकुरमुत्ता के माध्यम से पूंजीवादी सभ्यता पर करारा व्यंग्य किया है। कुकुरमुत्ता कविता 2 भागों में विभक्त है। इसके पहले भाग का कथानक कुछ इस प्रकार है। किसी एक शहर में एक नवाब रहते थे। वे फूलों के बड़े शौकीन थे। एक बार उन्होंने फारस अर्थात ईरान से गुलाब के पौधे मंगवाए। उनको उन्होंने बड़े जतन से एक बड़े बगीचे में लगवाया। साथ ही वहाँ अन्य देसी पौधे भी लगवाए। बगीचे की देखभाल के लिए कई माली तथा नौकर भी रखे थे। उस बगीचे में फूलों के पौधे बहुत सुंदर लग रहे थे। अर्थात उनका यह बगीचा बिल्कुल गजनवी के बाग के समान अत्यंत ही सुंदर प्रतीत होता था। उस बगीचे में अनेक प्रकार के फूलों तथा फलों के पेड़ लगाए गए थे। सभी पेड़, फूल, पौधे करीने से लगे हुए थे, इसलिए यह बगीचा अत्यंत ही सुंदर प्रतीत होता था। बगीचे में गुलाब के अतिरिक्त भिन्न भिन्न प्रकार के फल और फूलों के भी पेड़ थे, जैसे बेला, चमेली, चंपा, रात रानी, जूही, नरगिस, गेंदा, गुलदाउदी, कमलिनी और न जाने कितने ही तरह के फूल बगीचे की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। बगीचे में फव्वारे भी थे, जिससे अनेक रंग के पानी निकलते थे, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, बादामी, सफेद, बसंती आदि। कहने का अर्थ यह है कि फव्वारों से अनेक रंगों से रंगा हुआ पानी निकलता था, जिससे बगीचे की सुंदरता चौगुनी बढ़ जाती थी। उस बगीचे में इसके अतिरिक्त आम, लीची, संतरे, फल से आदि फलों के भी अनेक पेड़ लगे हुए थे। समय आने पर उसमें कलियां चटकने लगी, अर्थात चट चट करते हुए गुलाब से कलियां खिलने लगीं तथा उससे भीनी भीनी खुशबू भी आने लगी। प्रातःकाल मंद मंद शीतल हवा बहती थी, जिससे चारों तरफ फूलों की खुशबू फैलने लगी, यानी बगीचे में सुगंधित हवा बहती थी। प्रातःकाल बुलबुलें भी चहकने लगी थी। यही नहीं, बाग में अनेक प्रकार के पंछी अपना घोंसला बनाने लगे थे। बगीचे में बने हुए साफ रास्ते के दोनों ओर लंबे लंबे पेड़ थे, जो दूर तक दिखलाई देते थे। उस बगीचे के बीच में एक विश्राम स्थल बना हुआ था, जो नवाब साहब की अमीरी को दर्शाता था। बगीचे के एक ओर छोटी पहाड़ियां थी, तो दूसरी ओर झरझर करते हुए झरने दिखलाई देते थे। एक तरफ सुंदर सी फुलवाड़ी थी, तो दूसरी तरफ झाड़ी, परंतु नवाब साहब का बगीचा बहुत ही साफ सुथरा दिखलाई देता था। मौसम के आने पर फारस अर्थात ईरान के गुलाब पर फूल खिले। गुलाब का फूल इतना सुंदर लग रहा था कि उसके सम्मुख बगीचे के अन्य फूलों की शोभा बिल्कुल मंद पड़ गई थी। संयोग से गुलाब के पास ही पहाड़ी की एक गंदगी में एक कुकुरमुत्ता भी उगा हुआ था। कुकुरमुत्ता ने अपना सिर उठाकर गुलाब से कहा, अबे गुलाब, मेरी बात तो सुन। तूने रंग, शोभा और सुगंधी अवश्य पाई है, परंतु इसके घमंड में अपनी वास्तविकता को बिल्कुल मत भूल। दरअसल तू कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी है। तूने खाद का खून चूसा है। सब कुछ प्राप्त कर ही आखिर तू इतना सुंदर बना है, और अब तू अपने खूबसूरती पर इतरा रहा है। तूने
पूंजीपति के समान ही अपनी देखभाल के लिए न जाने माली के समान कितने ही लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। माली दिन रात तुम्हारी सेवा करता है। तू जिसके भी हाथ में लगा वह स्त्री के समान मैदान छोड़कर पीछे की ओर भागा। जिस तरह कट्टू तबेले यानी अस्तबल को छोड़कर भागता है, उसी प्रकार तुझे प्राप्त करने वाला हमेशा भागता है। तू बादशाहों, राजाओं तथा अमीर लोगों का ही प्यारा रहा है। इसी कारण तू साधारण लोगों से हमेशा अलग रहा है। जिस प्रकार पूंजीपति सामान्य लोगों के बीच नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार गुलाब भी अन्य साधारण फूलों के बीच नहीं रह सकता है। हे गुलाब सुन, वैसे तेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तूने तो खाद का रस प्राप्त किया है। तू तो एकदम नीच है, कायर है, डरपोक है। तू तो बिल्कुल कांटों से भरा हुआ और शक्तिहीन है। तेरी जो कली अभी भी चटकी हुई है या चटक रही है, वह बहुत पहले ही सूख कर कांटा हो गई होती। दरअसल रोजाना तुझे मालिक के द्वारा पानी मिलता रहा है, उचित देखभाल होती रही है, इसीलिए तेरी कली अब तक नहीं सूखी है। तू तो व्यर्थ ही खानदानी बना फिरता है। तू खानदानी हरामी है। तुझे तो रोज रोज वह मेहरू निशा चाहिए जो सदा इत्र और रूह निकाल सके। अर्थात तू तो आराम पसंद चीज है, यानी तुझे तो रोज पूंजीपतियों के समान ही विलासपूर्ति के साधन चाहिए। परंतु मुझे देख, मैं धरती से 1.5 वालिस्ट ऊपर उगा हुआ हूं। मैं अपने आप उग जाता हूं। मुझे किसी ने पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है, बल्कि मैं स्वयं बढ़ता हूं। किसी ने मेरी देखभाल नहीं की है, इसलिए तू नकली है, बनावटी है और मैं असली हूं, मौलिक हूं। तू बकरा है और मैं बकरे को काटने वाला कसाई हूं। तू रंगा हुआ सियार है, धोखेबाज है और मैं धुला हुआ सफेद हूं। मैं उपकारी हूं, सबके काम आने वाला हूं। मैं पानी हूं और तू पानी का बुलबुला है। तू क्षणभंगुर है, केवल देखने भर की ही चीज है, जबकि मैं स्थायी हूं। मैं सभी के काम आता हूं। दुनिया को तुमने बिगाड़ कर रख दिया है और मैंने गिरतों को ऊपर उठाया है। तूने अपनी मोहकता से दुनिया को बर्बाद कर दिया है, परंतु मैंने कूड़े में जन्म लेकर भी लोगों का हमेशा कल्याण ही किया है। तुमने लोगों का सुख, चैन, रोजी रोटी सब कुछ छीना है, जबकि मैंने लोगों को हमेशा दिया है। कुकुरमुत्ता आगे कहता है कि हे गुलाब सुन सुन, मुझसे ही लोगों का काम पूरा होता है। मेरे सामने शेर भी आखिर गधा बन जाता है। मेरी नकल करके ही चीन के लोगों ने छाता बनाया है। भारत में जो छत्र का प्रयोग होता है उसमें भी मेरा ही आकार है। यही नहीं, आगे सुन, पैरासूट ने भी मेरा ही रूप लिया है। मैं विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र भी हूं। अगर मुझको उल्टा कर दो तो मैं यशोदा मैया की मथानी बन जाता हूं। इस प्रकार मेरी कहानी बहुत ही लंबी है। मैं बहुत ही विचित्र हूं। मुझे टेढ़ा कर कम से कम एक बार देख लो। मैं कभी नक्शा बनाने वाला यंत्र बन जाऊंगा तो कभी प्रभु श्री राम का तीर बन जाऊंगा। मैं बड़े काम का चीज हूं। मैं कभी बलराम के कंधे पर रहने वाला हल बन जाता हूं तो कभी सूरज और चांद भी बन जाता हूं। मैं ढाल भी हूं। मैं नाव की तली हूं और नाव पर तनी हुई पाल भी मैं ही हूं। मैं अपने गुणों का बखान आखिर कहां तक करूं। सभी स्थानों पर मैं ही चमकता हूं। मैं ही सबको पार लगाता हूं। मैं सर्वव्यापक हूं। कोई
मुझे तैयार नहीं करता है, बल्कि स्वयं बन जाता हूं। डबल होकर मैं डमरू बन जाता हूं। मैं सितार हूं, बाजा हूं, अर्थात वाद्य यंत्र भी मैं हूं। मैं पुरुष हूं और मेरे सामने तू अबला नारी है। यह देख ले कि सभी में मेरी गांठ लगी हुई है, अर्थात मेरा ही प्रभाव है। किसी भी प्रकार का हाव भाव हो, सभी में मेरा ही प्रभाव दिखलाई पड़ता है। शासन करने वालों ने जहां पर भी युद्ध किया है, वहां पर मैंने ही पैतरे बदले हैं। इतना ही नहीं, मुझ में हड्डियां, कांटे या लकड़ी तक नहीं है। मेरे शरीर में कोई आठ गांठ नहीं है। दुनिया में सब लोगों ने मुझसे ही रस चुराया है। मैं सदा रस में डूबा उतरता रहता हूं। वाल्मीकि और व्यास ने भी मुझ में गोते लगाए हैं। भास और कालिदास जैसे श्रेष्ठ कवियों ने मुझ में ही बड़े बड़े ग्रंथ निकाले थे। रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे बड़े बड़े कवियों ने मेरे किनारे खड़े होकर मुझे टुकुर टुकुर देखते हुए दुनिया को नजर भर देखा है। मिस्र में जो पिरामिड है वे मेरी ही आकृति के नमूने हैं। जगन्नाथपुरी, मीनाक्षी और भुवनेश्वर आदि जो पवित्र प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है के सुंदर मंदिरों को जन्म देने वाला मैं ही हूं। चाहे कुतुब मीनार, ताजमहल, आगरा जामा मस्जिद, विक्टोरिया मेमोरियल, गिरजाघर अथवा चुनार का किला हो, इन सब के गुंबदों में मेरी ही आकृति है, मेरा ही शक्ल है। सभी देशों के जो जाले बने हैं वे मेरी ही छत्ते के घेरे हैं। सभी में मेरा ही व्यक्तित्व प्रतिफलित होता है। जबकि तू सभी को फांसने वाला है, परंतु मैं किसी को फंसाता नहीं हूं। संसार की सभी प्रकार की टोपियां मेरी ही नकल है। मैं सभी के सिर पर चढ़कर घूमता हूं। अब तू ही बता कि बड़ा तू है या मैं, यानी बड़ा तू नहीं है, बड़ा तो मैं हूं। कुकुरमुत्ता कविता की पहली कथा यही समाप्त हो जाती है। इस कविता में कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग और गुलाब पूंजीपति एवं अधिकारी वर्ग का प्रतीक है। इस भाग में कवि ने कुकुरमुत्ता जैसे सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग के महत्व को बतलाते हुए गुलाब जैसे पूंजीपति एवं अधिकारी वर्ग को शोषक का प्रतीक बतलाते हुए फटकारा है। इस भाग में कुकुरमुत्ता अपने गुणों या विशेषताओं को बतलाकर गुलाब को तुच्छ बतलाया है। अतः कुकुरमुत्ता कविता एक कविता न होकर एक लोक कथा पर आधारित एक बहुत ही सुंदर कविता है, जिसके माध्यम से कवि ने कुकुरमुत्ता जैसे साधारण पौधे यानी सर्वहारा वर्ग के महत्व को बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है तथा गुलाब फूल जैसे आकर्षक और साधारण पौधे यानी पूंजीपति वर्ग की घोर निंदा की है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों की भलाई के लिए किया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार की कोई कमी या कोई गलती या त्रुटि दिखलाई देती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद।